डिफ्यूजन इफ्यूजन, यहां पे जब आप दोनों में अंतर समझ चुके हैं, डिफ्यूजन इफ्यूजन क्या होता है, तो बेसिक डिफरेंस आपको बताया गया था कि डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस और इफ्यूजन होता है लीकिंग ऑफ गैस। ठीक है, अब चर्चा को आगे बढ़ाएं। जैसे मान लें एक गैस ए है और एक गैस बी है, तो अगर आप मान लीजिए दो गैसेस का रेट ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन कंपेयर कर रहे हैं, तो मान लेते हैं इसका रेट R1 है, इसका रेट R2 है, इसका मोलर मास M1 है, इसका मोलर मास M2 है, इसका V1 वॉल्यूम T1 समय में भागा। मेरे ख्याल जब मैं बोलना शुरू कर दूं तो आपको चुप हो जाना चाहिए, नहीं? जब एक समझदार व्यक्ति बोल रहा है तो सामूहिक सभी लोगों को, हाँ, समझ गए? ठीक है, भर लीजिएगा अपने हिसाब से। आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं। तो देखिए गैस ए है और एक गैस बी है। एक का रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन आपने R1 बोला, दूसरे का R2। इसका मोलर मास M1 है, इसका मान लें इसका V1 वॉल्यूम एस्केप हुआ और इसका V2 कितने टाइम में, T1 T2 डिफरेंट डिफरेंट टाइम में। तो क्या लॉजिक है, कैसे सवाल लगाएंगे, उस पर चर्चा करें। देखिए ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहता है कि R प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, 1/√m। तो ये जो लॉजिक है ये डिफ्यूजन पे भी चलता है और किस पे चलता है, इफ्यूजन पे भी चलता है। तो आपको कहीं डिफ्यूजन का प्रश्न मिले तब भी आप ये लगा सकते हैं। इनका कहने का लॉजिक ये था कि जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसके जो भागने का रेट होगा वो कम होगा। अंडर रूट का टर्म कहां से आया, वो वीआरएमएस वगैरह जब आप केटीजी में पढ़ेंगे तो वहां समझ में आता है। लेकिन इनवर्स है मामला है, भारी गैस धीमे धीमे भागती है और हल्की गैस तेज तेज भागती है। अच्छा एक और बात, अगर आप रेट ऑफ इफ्यूजन कभी निकालना चाहें तो रेट ऑफ इफ्यूजन निकालने का एक और तरीका हो सकता है हमारे पास, बताएं क्या? कितना वॉल्यूम स्केप किया गैस ने, स्केप करने का मतलब कितना वॉल्यूम उसका भागा, कितने टाइम इंटरवल में भागा। तो टाइम इंटरवल नीचे लगा दें, ऊपर क्या लगा दें, कितना वॉल्यूम स्केप कर गया। तो जितना वॉल्यूम स्केप करेगा अपॉन जितने टाइम में करेगा उससे क्या निकलता है, रेट ऑफ इफ्यूजन। तो आर कैसे निकाला जाता है, वी बाई टी। वी कौन है, जो वॉल्यूम उसका स्केप कर रहा है ना, और टी कौन है, जिस टाइम इंटरवल में ये सब हुआ। तो एक ये कॉन्सेप्ट है और एक ये कॉन्सेप्ट, अब दोनों को उठा के मिला दें। और जब मैं ये सब बातें कर रहा हूं तो मैं मान के चल रहा हूं कि दोनों गैस का प्रेशर सेम है, तो वो सब एक्स्ट्रा नहीं लगाना अपना कि प्रेशर डिफरेंस होगा क्या होगा, वो अलग विषय है, वो स्टेट्स ऑफ मैटर का है, बहुत डिटेल में अपने को नहीं जाना है, वो कोर्स में नहीं है। ठीक है, अब इसमें रिलेशन समझे तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लेते चलें क्योंकि कुछ बातें इसमें आ जाती हैं। टाइम इंटरवल को आप टाइम टेकन नहीं बोल सकते हैं, है ना, जितना समय उसने लिया टाइम टेकन, वॉल्यूम जितना उसका भागा अपॉन जितने टाइम में भागा। चलिए इस पे कुछ सवाल लगाते हैं। रिलेशन क्या होगा बताओ, R1 R2 V1 V2 M1 M2 में, इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दो तो बताओ एक रिलेशन क्या निकलेगा, R1 अपॉन R2। बताओ R1 को क्या लिख सकते हो, V1 अपॉन T1, और R2 को V2 अपॉन T2, और इनका M के साथ क्या रिलेशन है, √M2 बाय खींचे। तो ये इस्तेमाल करें सवाल में, एक क्वेश्चन लिखेंगे। अब देख कई लोग मौसम बदलते बदलते कम हो जाते हैं, बरसात आई थोड़ा कम जाएंगे पढ़ने, फिर गर्मी आई थी उसमें थोड़ा कम हो गए थे, फिर से सर्दी आएंगी, तो मौसम की तरह बदलते रहते हैं। तो ऐसे लोग बार बार आते हैं क्योंकि मौसम भी बार बार आते हैं, समझ रहे हैं? तो अगली सर्दी में फिर वही
सर क्या करूं, जरा बेसिक से पढ़ूं क्या? वही प्रश्न लेके दोबारा से क्वेश्चन लिखिए इसी बात पे। काम दोबारा से तभी करना पड़ता है जब आपने पहली बार ढंग से ना किया हो। समझ पा रहे हैं? अगर पहली बार ढंग से कर लिया तो दोबारा करिए ही मत, क्योंकि पहली बार ही आपने ढंग से कर ही लिया है, तो अब दोबारा करके क्या हो जाएगा? कुछ और करिए। नहीं, क्या समझे? सवाल लिखो। अ सर्टेन गैस, a certain gas takes 3 times, a certain gas takes 3 times as long to effuse, as long to effuse out as helium, as long to effuse out as helium. Its molecular mass will be, चार ऑप्शन है, 64, 9, 64, 9, 27, 36। AMU, AMU को कभी कभी यू लिख देते हैं केवल, समझ जाएंगे। 64, 9, 27, 36, चार ऑप्शन। उसके आगे AMU लिख लो। AMU को कभी कभी ऐसे लिख देगा सिर्फ, इसकी जगह पे U, तो समझ जाना सेम बात है। बराबर, क्या लगता है APMT में आ चुका है सवाल? ठीक है भाई, सब जगह निश्चित नहीं हो पा रही क्या? कि मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहा हूं। तो बताओ भैया, कुछ तो बताओ। जो बताया इसी पे बेस्ड है सवाल, इतने से हो जाएगा। फॉर्मूला भी सामने लिख दिया। कह रहे आंसर हटवा सकते हो मुझे, वो वाली सुविधा मिलेगी। आया कुछ भैया? कितने लोग आ गया आंसर? इतनी देर में आ जाना चाहिए। अच्छा, चेक करो। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक सर्टेन गैस है, कौन सी सर्टेन गैस है हमें नहीं पता, हमने उसका नाम क्या मान लिया? ए। और दूसरी गैस कौन सी है? हीलियम, उसका नाम पता है। बराबर। मान लो इसका रेट R1 है, इसका रेट R2 है, इसका वॉल्यूम V1 भागा इसका वॉल्यूम, इसको टाइम लगा T1, इसको टाइम लगा, इसका मोलर मास M1, इसका मोलर मास। बताओ M2 की वैल्यू कितनी? 4। हीलियम का तो पता है ना, M1 मेरे को निकालने का। ठीक है, एक रिलेशन दिया है, सवाल पढ़िए ध्यान से। सवाल में कह रहा है कि जो पहली वाली गैस है सर्टेन गैस टेक्स 3 times एज लॉन्ग टू इफ्यूज आउट, इसका क्या मतलब है? 3 गुना क्या ज्यादा लगता है, समय या रफ्तार? 3 गुना क्या ज्यादा है सर्टेन गैस की? कितने कहते हैं समय ज्यादा है 3 गुना सर्टेन गैस का, कितने कहते हैं रफ्तार ज्यादा है? सीधा जो भी बताए सीधा था। ये देखिए, भाषा की समस्या है। कितने लोग इसमें ICSE वाले हैं? ओहो हो, CBSE वाले? उसके बाद भी काफी समस्याएं देखिए। अंग्रेजी माध्यम में थोड़ा सा एक लैंग्वेज लिखी, दिन भर आप देखिए चैट करते होंगे इंग्लिश में, नहीं? हेलो बडी, हाउ आर यू? तो थोड़ा सा ये सब भी समझ लीजिए। वो कह रहा है एक सर्टेन गैस है, उसको 3 times एज लॉन्ग टू इफ्यूज, इसका मतलब 3 गुना अधिक समय लेती है वो। क्या करती है? तो समय 3 गुना है या रफ्तार 3 गुना है? समय 3 गुना है। ठीक है, यही सवाल में समझना था, तो थोड़ा सा जो है। अच्छा, समय जब 3 गुना होगा तो वॉल्यूम सेम मानेंगे या अलग अलग मानेंगे? सेम मानेंगे। क्यों वॉल्यूम सेम मानेंगे? दो व्यक्तियों में जब कंपैरिजन हो रहा है तो काम तो एक जैसा करवाओगे तभी तो टाइम का कंपैरिजन करोगे। जैसे मान लो दो व्यक्ति को तुमने दौड़ा दिया, है ना? तो दौड़ा दिया तो एक बराबर दौड़ाओगे ना, तभी तो देखोगे ना इसको 10 मिनट लगे और उसको 5 मिनट लगे। अब अगर दौड़ाओगे अलग अलग तो फिर तो टाइम कंपेयर करने का कोई मतलब है ही नहीं। तो अंडरस्टूड है कि दोनों का वॉल्यूम बराबर स्केप किया होगा, तो पहली वाली को 3 गुना अधिक समय लगता है। करें ये दिया कहां है? लैंग्वेज में दिया है, पढ़ना पड़ेगा आपको। अब बताइए इससे हो जाएगा क्या काम? बताओ R1/R2 क्या लिखें? V1/T1 डिवाइड बाय V2/T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2/M1। वैल्यू पुट करो, बताओ V2 V1 सेम है क्या? काटो, ये कितना बन जाएगा? T2/T1, और इधर अंडर रूट ऑफ M2 में M2 कितना? 4, M1 निकालने का। T2/T1 यहां से निकाल लोगे, कितना है बताओ? 1/3, 3/1। इधर आता हूं तो उधर वाला मिस हो जाता है।
हाँ भाई 1/3 3/1। अब इतनी मैच तो लगा लो, 1/3 है, T2/T1 पूछा है। T2/T1, ओहो माय गॉड, तीन उधर जाएगा मेरे दोस्त तो इधर ऐसे देखिए अब ठीक है। नहीं, तीन उधर चला गया, T1 नीचे आ गया। अच्छा तुम लोगों ने मैच छोड़ दी, बहुत तड़पती है ना। गजब मामला, मतलब इसमें T2/T1 नहीं ढूंढ पा रहे तुम लोग हैं। तो बताइए T2/T1 कितना आ गया? 1/3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4/m। अब क्या करोगे, स्क्वायर कर दो, कितना हो गया? 1/9 इज इक्वल टू 4/m। m1 कितना आ गया? 36। खींचे AIPMT 2012। पेपर में इतना करेंगे क्या? तो पेपर में इतना सम्मान नहीं देना, पेपर में क्या करना सुनिए। जे क्या कहता है, हो गया सब। मेन तो इक्वेशन है, बाकी और T2/T1 है, मेन वही कहानी है, वहां गलती करते हैं लोग। चलिए भाई, जे क्या कहता है, आर प्रोपोर्शनल टू क्या है? 1/√m। ठीक है, एक गैस कौन सी है? ए। दूसरी कौन सी है? हीलियम। हम सारी चर्चा किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? ए के। तो हम ए की बातें करेंगे, ए की बातें करो। क्या करोगे ए की बातें? ए वाली गैस, उसको समय ज्यादा लगा या कम लगा है? अरे अब तो बता दो, ए वाली को समय कैसा लगा? ज्यादा लगा। समय ज्यादा लगा मतलब रफ्तार कम है। रफ्तार कम है मतलब भारी है। अरे ठीक है क्या, ए वाली को टाइम ज्यादा लगा, रफ्तार कम है, भारी है। भारी व्यक्ति धीमे धीमे चलेगा, नहीं? टॉक टू मी। तो देखिए ये है। तो बताइए अगर ये मोलर मास ज्यादा रखेगी तो इसका मतलब क्या, इसका आंसर इसके मोलर मास से ज्यादा होना चाहिए। पहला जुगाड़। आपको ऑप्शन में क्या ढूंढना चाहिए? चार से बड़ा आंसर। अगर सारे ऑप्शन है फिर आगे बढ़िए, अगर एक ही है तो टिक करिए और निकल जाइए, कुछ मत करिए इसके बाद। नंबर दो, नंबर दो रिलेशन पे आ जाइए। रिलेशन अगर आप ध्यान से देखें कि जिसका मोलर मास भारी होगा उसका रेट हल्का होगा। रेट कितना हल्का है इसका पता है? टाइम कितना लगा इसको? 3 गुना। तो रेट कैसा होगा? 1/3। रेट कैसा होगा? अगर टाइम 3 गुना लगा तो रेट 1/3 होगा ना भाई। तो बताएं, एक ही बात कर रहे हैं, जो भी बात हो रही है वो किसकी हो रही है? एक ही। एक का रेट कैसा है? 1/3। 1/3 है तो मोलर मास कैसा होगा? 9 टाइम्स। मोलर मास कैसा होगा? क्योंकि 9 के ऊपर क्या लगेगा? अंडर रूट, तभी तो 1/3 बनेगा। अरे ठीक है क्या। तो बताइए अगर रेट इसका 1/3 है तो क्या इसका मोलर मास 9 गुना है? और अगर इसका मोलर मास 9 गुना है तो इसका कितना है? 4। 4 में कितना मल्टीप्लाई कर दो तो इसका कितना हो गया? चेक करिए। अरे ठीक है क्या। कीजिए। तो मैंने पहले भी कहा सवाल, और ये आया हुआ सवाल, ऐसा नहीं मैं अपने घर से लाया हूं डेटा। डेटा उनका है, खेल में रहा हूं। तो खेलना सीखिए, नए डेटा में भी खेलना सीखिए। कल को रेट 4 गुना होता तो, सॉरी रेट वन टाइम 4 गुना लगता तो, मान लो कर दे टाइम 4 गुना, तो टाइम 4 गुना तो रेट 1/3, 1/4। और 1/4 तो फिर मोलर मास 16 गुना। बिना पेन चलाए कर लेंगे क्या? टाइम 1/5, टाइम 5 गुना लगा, मान लो टाइम 5 गुना, अब रेट 1/5 मोलर मास है। रेट 1/5 तो मोलर मास 25 गुना। अबे भगवान से बताओ, पच, किसका अंडर रूट लोगे तो 5 आएगा? 25 का, तो 25 गुना। अरे कर लेंगे क्या? कुल मिला के आपको क्या सोचना है, यहां पे मोलर मास कितने गुना हो जाए जिससे रूट लेने के बाद रेट की वैल्यू आ जाए। अगर ये 9 गुना है तो 1/3, ये 16 गुना है तो 1/4, ये 25 गुना है तो 1/5। खत्म हो गया सर। उसने एक दिया, मैंने आपको 3 दिया। अगला प्रश्न लगाएंगे। बात समझ में आ गई? चश्मे वाले भाई साहब, एक इधर वाले चश्मे वाले। हाँ सही है, पहली क्लास में आ गया। ओहो ठीक है, आइए सवाल लगाते हैं एक दो और।
ये सब हो गया था, चेक कर लो। ये हो गया, ये होना है। चलो एक सवाल लिखो, इसमें नहीं है। एक और सवाल आया था नीट में, लिखो। एआईपीएमटी जब होता था तब, एआईपीएमटी 2014 का है, लेकिन 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, रिटर्न में ही ले लो, नहीं दो चार भी लिख नहीं पाएंगे सही से। लो सामने बोर्ड पे लिखा है। जिसको कुछ डाउट पूछना हो क्लास के तुरंत बाद आ जाए करो बारी। कह रहे मेरे को उसका जरूरी काम करने जाना होता है, उसके बाद आ जाए करो, वहीं मिलूंगा मैं करीब 10-15 मिनट। मॉड्यूल डिस्कशन सीरीज मिल गई आपको क्या? प्लस पे हो? प्लस तो मिला हुआ है, प्लस नहीं मिला हुआ है? अच्छा, इस बार प्लस शायद नहीं मिला होगा। हम्म। लगाओ लगाओ, एआईपीएमटी 2014। तुम लोग एक काम करो, एक टेलीग्राम चैनल बना लो। कोई तुम में से नेता है? पुरुषों की तरफ से एक नेता बन जाओ, एक महिलाओं की तरफ से, 2 ग्रुप बना लो। तो उनमें हम तुम्हें सॉल्यूशन वगैरह सब भेज दिया करेंगे। किसके? जैसे मूल कॉन्सेप्ट का मॉड्यूल मिला तुम्हें, उसका जो पीडीएफ है वो डाउनलोडेड फॉर्म में भेज देंगे, वो देखते रहना आराम से। उसमें सारे सवालों के क्या मिलेंगे? सॉल्यूशन। बराबर। तो एक ग्रुप बना लो, फिर मेरे को जोड़ लेना उसमें। है हम ना, हम ही करवाओगे मतलब काम, आइडिया भी हमारा, काम भी हमें। और भैया उल्टी टोपी वाले, ठीक है, उल्टी टोपी में स्टाइल है नहीं, घुमा के पहना भाई ने। ये सब 90 के दशक में अच्छा लगता था, अब जमाना बदल गया है। बताइए। कौन बचेगा भाई, एक्सेस में कौन है? अब ये कैलकुलेशन वाला प्रश्न है, आप ध्यान से देखें तो कैलकुलेशन है सवाल में। एआईपीएमटी में आया था, इस बार भी एक ऐसा ही सवाल आया था जिसमें कैलकुलेशन था, लेकिन उसको शायद सेक्शन बी में डाल दिया था भाई लोगों ने, तो जनता ने उसको जाने दिया। आइए देखें, किसी का आंसर आया क्या? ओहो कोई नहीं। आइए देखें। अब ये भी मतलब सवाल आपको इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि आया हुआ सवाल है। अब ऐसे सवाल भी आ जाते हैं जिसमें कभी कभी थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो, तो ऐसा मत सोचिए कि हर बार छोटे छोटे सवाल ही आएंगे। चेक करिए, रिएक्शन बैलेंस है क्या? डेटा पढ़ो। कितने ग्राम मैग्नीशियम लिया है? 1 ग्राम। और O2? ठीक है, आ जाओ। 1 ग्राम ये है,
0.56 ग्राम ये है, ठीक है। कई लोगों को मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट नहीं मिल रहा होगा, है? कितने लोग यहीं रुक गए थे कि नहीं ये हो जाता तो कुछ काम बनता। तो बताइए 24 ले ले, इसका एटॉमिक वेट 24, 0.56 इसका मोलर मास 32। तो ये क्या आगे बताओ इन दोनों के मोल। मोल क्यों निकालना है? क्योंकि सवाल किससे स्टार्ट होता है पहले? मोल से। मोल से स्टार्ट करके फिर क्या ढूंढेंगे? अगला कदम क्या बताया था? एलआर ढूंढो। अगर एलआर नहीं है तो फिर सिंपल क्वेश्चन है, और है तो फिर उससे लगाओ। बताओ एलआर कैसे ढूंढते हैं? गिवन मोल में कोफिशिएंट डिवाइड करो, तो 1/24 डिवाइड बाई 2, 1/48। इधर आ जाओ, पूरा नहीं सॉल्व करना, आइडिया लेते जाओ। इसका हो जाएगा 0.56/32 डिवाइड बाई 1, तो यही रहेगा। अब बताओ ये और ये में कौन छोटा कौन बड़ा, ये देखना है आपको। तो देखिए ध्यान से जरा, इसको लिख लो 56/100 इंटू 32, चलेगा? बस आपको ये देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखो इसमें अगर ऊपर न्यूमरेटर 1 है तो नीचे कितना है? 48। अगर इसमें 1 बना लें ऊपर, तो नीचे क्या बचेगा वो थोड़ा आइडिया ले लें तो काम हो जाएगा। अच्छा 56 अगर नहीं होता, मान लो 50 होता, तो 50 और ये कटते तो कितना बचता? 2, 2 और ये मिलके 64। तो क्या ये 1/64 होता अगर ऊपर 50 होता? लेकिन ऊपर 56 है, तो 1/64 तो नहीं बनेगा। 56 से जब कटेगा, अगर 50 मानने पे नीचे 64 बन रहा है, तो 56 मानोगे, थोड़ा बड़ा माना है तुमने, तो जब ये 56 इससे कटेगा तो 2 थोड़ी बनेगा, बल्कि कितना बनेगा? 1 पॉइंट समथिंग। अरे बनेगा क्या? 1 पॉइंट समथिंग। तो 1 पॉइंट समथिंग अगर बना तो बताओ 1.5 गुने से ऊपर या 1.5 गुने से नीचे? इतना आइडिया ले लो। 56 का 1.5 गुना कितना? 56 का आधा कितना? 28। 56 में 28 जोड़ो, यानी कैलकुलेटर दोगे क्या? 56 में 28 30 जोड़ लो, चलो रैंडम ले लिया करो। 56 में 30 जोड़ लो, तो क्या तब भी उससे बड़ा है ये? हेलो, तो 1.5 गुने से बड़ा है। अरे 100 56 के 1.5 गुने से बड़ा है, तो मतलब ये कटने के बाद नीचे 1.5 गुने से बड़ा बनेगा। 32 का 1.5 गुना, 32 16 48। हेलो, 1.5 गुने से बड़ा मतलब नीचे 48 से बड़ा बनेगा। कंफर्म है क्या? नीचे 48 से, और अगर नीचे 48 से बड़ा बनेगा, यहां 48 से नीचे, और यहां 1/48 से कुछ मान लेते हैं 52 बना है, ऐसा ही कुछ बनेगा। तो अगर ये 52 बना तो बताइए ये वैल्यू कैसी हो गई? छोटी हो गई। तो मतलब क्या मिल गया हमको एलआर कौन है? पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, ये बात आपको समझनी होगी, तभी आप फिजिकल केमिस्ट्री में जल्दी जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। आधे रास्ते से लौटना सीखिए, ठीक है? अब इसमें कई लोग इमोशनल हो जाते हैं, डेसिमल में सॉल्व करते हैं दोनों को, कहीं उसको भी सॉल्व करूंगा डेसिमल में, इसको भी करूंगा, उनका हो गया पेपर कंप्लीट। देखिए अब क्या करेंगे, एलआर कौन है? O2। तो एक्सेस कौन है? ठीक है, तो पहला आंसर तो आ गया। क्या पूछा था? कौन एक्सेस में बचेगा? कौन बचेगा? कौन कौन से ऑप्शन काट दो? अगर मान लीजिए आपके पास अब सॉल्व करने का टाइम नहीं, तो भी दो में से एक अंधी मारी और निकल आइए। पेपर में आया सवाल है, मान लो टाइम नहीं तो क्या करेंगे? अंधी मारेंगे, 50% चांस है कि सवाल सही हो जाए। 4 में अंधी मारने से अच्छा 2 में मारो, ठीक है? तो जब भी आप अंधी भी माना करें कठिन सवालों में, तो भी थोड़ा सा आपकी अंधी कैसी होनी चाहिए? लॉजिकल, बराबर। ऐसा आप करीब करीब पेपर में 10 सवालों में कर सकते हैं। ओवरऑल पूरे पेपर में 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो कठिन होंगे, जो समय सीमा में नहीं लगेंगे, लेकिन उसमें आपको कोई ना कोई बबल फिल करना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगा के, 50% प्रोबेबिलिटी लेते हुए। ये सब सीखना पड़ेगा, ये सब हथियार है। आप ये सोचेंगे मैं पूरे पेपर लगा डालूंगा, सब सॉल्व कर डालूंगा, तो नहीं होगा, उतना टाइम नहीं होता है, एक दो सवाल छूटेंगे हर, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी। और तो थोड़ा सा उसमें लॉजिकल अप्रोच से एक दो में ऑप्शन में एलिमिनेशन करके टिक करके आ जाया करे, बाकी किस्मत है आपकी। देखिए अब अगला कार्यक्रम क्या है बताओ, एलआर कौन है? मान लो समय मिल गया तो आगे बढ़ेंगे। एलआर कौन है भी? तो ये क्या पूरा खत्म हो जाएगा? अरे एलआर है तो पूरा खत्म हो जाएगा ना, तो ये पूरा देखो खत्म हो गया। फिर बगल वाले का क्या होगा? इसका, इसका एक जाता है तो इसके बगल वाले के 2 जाते हैं, तो इसके 1/24 में से कितने जाएंगे बताओ? इसके डबल। इसके डबल मतलब इंटू 2, ये लो भी। तो क्या ये इसके मोल हो गए? किसमें? एक्सेस में। अगर मोल पूछता तो ये आंसर है, काम खत्म है। लेकिन उसने क्या पूछा है? मास। तो आगे बढ़िए, इस पे कोई हमें बातचीत करने की जरूरत है नहीं कि कितना बना, कुछ पूछा ही नहीं तो क्यों बताएं फालतू में, जो है वही कर लें, बहुत बड़ी बात। बताइए mg
के मोल्स एक्सेस में कितने बच गए? 1/24 माइनस 0.56 अपॉन 32 इंटू, थोड़ा इसको सॉल्व कर लो तो ये बन जाएगा 1 इसको लिख लो 16, चलेगा? ये क्या आगे बताओ? मोल किसके? mg के। हमें क्या चाहिए? मास। कैसे मास निकालते हैं? मास कैसे निकालोगे? एक मोल के मास से मल्टीप्लाई। एक मोल का मास कितना? कल उसको सोच रहे हैं इसको सॉल्व क्यों नहीं किया अभी तक, रोक के क्यों रखा है? अब देखिए 24 मल्टीप्लाई करते कार्यक्रम क्या थोड़ा आसान हो गया? चेक करें 24 से क्यों मल्टीप्लाई किया? एक मोल का मास है। अरे आपके पास मोल आ गए तो एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दो, मास आ जाएगा। तो बताइए ये आगे मोल, एक मोल का मास कितना? 24। इसको अब सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो देखो 24 को अंदर भेजो, 1/24 से 24 कटेगा, कितना बना? ठीक है अंदर। अब तो गुणा भाग है, देखो ये, इसको थोड़ा सॉल्व करो। 8 2 16, 8 3 24, तो ये 3/2 बन गया। अरे ठीक है, और 2 इसमें डिवाइड कर दो तो 0.28, तो ये बन गया 0.28 इंटू 3। देखो ये 3 तो ये 2, 2 से ये कटा तो 0.28 इंटू 3, 28 3 कितना होता है? 84। तो 1 माइनस 0.84, 0.16 ग्राम। चेक करिए ये एक्सेस में बचेगा, यही पूछा था, ये आंसर है। सवाल में कैलकुलेशन है मतलब ठीक ठाक। घटना स्थल में जो दबाव की परिस्थिति होती है उसमें इतना कैलकुलेशन करना मुश्किल है। तो दो ही रास्ते होते हैं, या तो ये सेक्शन बी में आ जाए, लेकिन अगर ए में आया तो फिर मजे ही मजे हैं। फिर क्या करोगे? फिर या तो सवाल छोड़ के आओगे, और या तो 2-3 मिनट। अब देखो मेरे को ये लग गया जब 1.5-2 मिनट तुम्हें समझाते समझाते, तो तुम खुद को जब समझा समझा करोगे तो उसमें 1.5 और जोड़ लो। भाई तुम भी तो वेरिएबल हो, नहीं? तो 3 मिनट तो आराम से लग जाएंगे, मतलब 3-3.5 मिनट आराम से। नोट कर लें पहले। और इतना टाइम होता नहीं वहां पे। आप किसी प्रश्न को अगर 3 मिनट दे रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, तो मतलब आप खेल से बाहर होते जा रहे हैं। तो पेपर के दौरान ये ध्यान रखें, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ना नहीं चाहिए बहुत ज्यादा, थोड़ा स्ट्राइक रेट बढ़ाए रखें। ऐसा नहीं धीमे धीमे खेल लें आप टुकुर टुकुर। 5 सवाल लगाए 20 मिनट में, खेल खत्म हो गया। आपको लग रहा है पेपर कर रहे हैं, पेपर ने आपको कर दिया है। नोट करें, थोड़ा स्पीड में खेलना होता है। अब उसके लिए आप तरीके बनाएं, डेवलप करें, या तो छोड़ दें। अगर ऐसा सवाल नहीं बैठ रहा आपके दिमाग में बिल्कुल, और आपको 1 मिनट से ऊपर लग रहा है, तो छोड़ दीजिए, वो ज्यादा सही है। जाने दीजिए, कुछ चीजें जाने देनी चाहिए। नहीं भाई साहब कहना ठीक बात कह रहे हो, रोने मत लग जाना बस। चले, अरे ये हो गया, ठीक है खींचो जल्दी से। तो ये सवाल बढ़िया था। अगर मान लो कठिन प्रश्न भी आता है तो लगाने के कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, कि चलो स्पीड में थोड़ा कैलकुलेशन किया तो कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं आउट ऑफ रीच है। और कैलकुलेशन कठिन नहीं है इस सवाल में, देखिए सब आराम से कैंसिल हो रहा है। बस मुद्दा है बस थोड़ा धैर्य बना के खेलते रहना है। अब इसका तेज तरीका सुनिए, पेपर में क्या करना है। अब ये सब तरीके किताबों में मिल जाएंगे आपको। आप कहीं भी इसका सॉल्यूशन देखिए, इस सवाल को टाइप कर लीजिएगा गूगल पे, 50 जगह सॉल्यूशन दिया होगा इसका, सबने यही तरीका बताते हैं सारे के सारे। क्योंकि एक बताता है फिर वो दूसरा उठा लेता है उसी को, वो कहता है हमारी टेस्ट सीरीज चलेगी अब, वो भी वही सॉल्यूशन देता है। सब कॉपी पेस्ट चल रहा है। आइए कुछ ओरिजिनल देखें। जी क्या कहता है? जी कहता है कि अगर मान लो मेरे पास कुछ सवालों के जवाब दें, पहले पहले चेक करें आप जानने लायक हैं या नहीं। मान लो आपसे कहूं मैं कि मैंने 2 मोल कंटेनर में क्या डाल दिया? मैग्नीशियम, ठीक है। और मैंने 1 मोल डाल दिया क्या? O2। बताओ कौन एक्सेस रीजेंट है? कौन एक्सेस रीजेंट?
आवाज नहीं आ रही तुम लोग? अच्छा ठीक है, तो मान लीजिए मैं अगला प्रश्न पूछूं आपसे। 48 ग्राम मैग्नीशियम डाल दूं मैं, 2 मोल इसके 1 मोल को खा जाएगा, तो कोई लिमिटिंग नहीं, कोई एक्सेस नहीं है ना। अब दूसरा प्रश्न सुनो। 48 ग्राम मैंने ये डाल दिया और 32 ग्राम मैंने ये डाल दिया, अब कौन एक्सेस रीजेंट है? कोई नहीं है। कई लोग दबाव में बोल रहे हैं। अरे पूरा बताओ भैया, पीछे स्टैंड बजा रखा मुंह पे। कोई नहीं, कैसे बताओ? अच्छा हाँ है। 48 ग्राम से मोल निकालें, कितने आएंगे? बढ़िया, फिर सही है, 2 विक्ट्रियां। फिर उसका बगल में, हाँ, ओहो, तो उससे क्या हुआ फिर? इसके मोल आ गए। अच्छा, स्टोइकियोमेट्रिक डिवाइड कर दिया फिर। ठीक, इधर क्या करेंगे? भाई ने कहा मेरा भाई, अब समझ लो आगे। तो ये बात समझ में आ रही थी कि 2 मोल मैग्नीशियम 1 मोल O2 को खा जाते हैं क्या पूरा? अरे ठीक है क्या? तो 2 मोल मैग्नीशियम का मास कितना है? 48 ग्राम, 1 मोल O2 का, तो ये भी इसको पूरा खा जाएगा। तो अगर मैं कंटेनर में ये दोनों डालूं तो इसमें से कोई लिमिटिंग रीजेंट, कोई एक्सेस रीजेंट। ठीक है, कल को मान लीजिए मैं आपसे प्रश्न बनाऊं, 48 ग्राम मैग्नीशियम डाल दिया, 40 ग्राम O2 डाल दिया, अब है ये 48 और ये 40, अब ग्राम ग्राम, अब कौन एक्सेस रीजेंट है? O2। अरे ठीक है क्या? 48 32 खत्म हो जाते हैं, 48 40 डाल दिया आपने, तो ये 48 तो निपटेगा, लेकिन इसका 32 ही निपटेगा। एक्सेस रीजेंट O2 कितना? 8 ग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न सुनिए। मान लो आपसे कहता है कि इसके मैंने 32 ग्राम डाल दिया, इसके मैंने 50 ग्राम डाल दिया, कौन एक्सेस रीजेंट? Mg कितने ग्राम? खेल पा रहे हैं? ये जो हम सीख रहे हैं ये क्या चीज है? ये है एक्सेस रीजेंट या लिमिटिंग रीजेंट को निकालना, किसकी मदद से? मास की मदद से। जबकि जनता क्या सीखती है? सिर्फ मोल की मदद से। उनके पास एक ही तरीका है, वो याद करके बैठे रहते हैं, ग्राम से पहले मोल पे आओ, मोल के बाद कोफिशिएंट डिवाइड करो, फिर देखो कौन छोटा है, फिर एलआर पता लगेगा। क्या ये एक कन्वेंशनल तरीका, इससे बाहर निकला जा सकता है? तो मैंने निकल के दिखा दिया आपको कि ऐसा भी हो सकता है कि कल को मैं सिर्फ मास देखूं और बता दूं कि कौन बनेगा एक्सेस रीजन, कौन बनेगा लिमिटिंग रीजन। चेक करिए, क्या इन दोनों के बीच में एक रेशियो सेट हो गया? 48 32, 48 32 का मतलब बताना, 16 से डिवाइड कर लो, 16 2 32, 16 3 48, 3 ग्राम इसके 2 ग्राम उसके, कौन जिंदा बचेगा, कौन मर जाएगा पहले? कौन एक्सेस रीजेंट बताए? कोई नहीं, इसके 3 ग्राम उसके 2 ग्राम को पूरा खा जाएंगे। अब मैं क्या करता हूं, सुनते हैं ना ध्यान से, इधर भी मल्टीप्लाई करता हूं 28 और इधर भी मल्टीप्लाई करता हूं 28। कहना 28 क्यों मल्टीप्लाई किया तुमने? मेरी मर्जी में कुछ मल्टीप्लाई करो, तुम 40 मल्टीप्लाई कर लो। अरे ठीक है क्या? अब कौन बचेगा जिंदा और कौन एक्सेस रीजेंट है? कोई नहीं, सेम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो खेल वही चल रहा है। ठीक है, बताइए इसकी जगह मैं क्या लिख लूंगा? 56 ग्राम, इसकी जगह 84 ग्राम। क्या इसके 84 ग्राम उसके 56 ग्राम, कौन है लिमिटिंग रीजेंट? कोई नहीं। अब अपने सवाल पे आ जाइए। सवाल में वो कहता है कि इसके मान लो मैं 100 ग्राम डाल दूं। अब नया सवाल सुनो, मान लो इसके 100 ग्राम है और इसके 56 ग्राम है, कौन लिमिटिंग रीजेंट है, कौन पहले खत्म हो जाएगा और कौन एक्सेस में बच जाएगा? Mg कितना बचेगा एक्सेस में? है 16 ग्राम। देखो वो आ गया। कह रहे ये तो मेरा सवाल नहीं था। देखो अपना वाला, तुम्हारा वाला क्या था? तुम्हारा वाला कहता है कि इसके कितने ग्राम लिए? 1, और इसके 0.56। मुझे क्या सुनाई पड़ता है? रेशियो ही तो है। मैं इसके 100 ले लूं तो इसके डेसिमल बाद में लगा देंगे। अरे ठीक है क्या? जब पूरी कहानी खत्म हो जाए तो आप उससे कहो कि भाई साहब आपका क्या था, आपका डेसिमल था, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है? देखो हर जगह डेसिमल लगाते जाओ। देखो यहाँ शुरू करो, इसके 0.48, इसके 0.32, इसके 0.84, इसके 0.56, इसके 1.00, इसके 0.56। बताओ कौन बचेगा? ये बचेगा कितना? 0.16। रेशियो ही तो है। कितना समझ में आ गई बात, सीधा झंडे की तरह। ठीक है, ये आपको नहीं मिलेगा, आप कहीं ढूंढ लें। किताबें ये सब लिखती नहीं है, लोग ये सब समझते नहीं है। जिंदगी सबकी चल रही है। खींचो भैया फटाफट।
क्यों तो बाहर पूछने आएंगे भी कैसे हुआ। अब एक तरफ तुम ये वाला सॉल्यूशन देखो और एक तरफ ये वाला देखो, खतरनाक लग रहा है वो वाला। और इसमें भी बहुत सारी बातें लिखनी नहीं होती, अगर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस है, देखिए मैं बताऊं को कैसे कितना पेपर में लिखना होता है अगर आपकी प्रैक्टिस सही है तो। देखो ये रिएक्शन लिखी है आपने, थोड़ा अगर आपने सोचना स्टार्ट कर दिया तो देखिए क्या लिखना होता है पेपर के अंदर। बताओ इसके 2 मोल इसके 1 मोल को पूरा खा जाएंगे, ये लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, ये तो पता है, दिख रहा है। इसके 2 मोल का मास बताओ, 48। इसके 1 मोल का मास बताओ, रेशियो निकाल लो, 16 3 16 2। इधर भी 28 मल्टीप्लाई करो क्योंकि मेरे को क्या चाहिए 56। इधर भी 28 मल्टीप्लाई करो, मेरे को क्या चाहिए, जो भी चाहिए मिल गया। इधर तो 56 चाहिए ना। अब बताओ इसका इतना इसका इतना दोनों खत्म, ये कितना हो गया 84, ये कितना हो गया 84 56 पूरे खत्म। अब तुमने कितने लिए 100, इसके 56, ये क्या हो जाएगा खत्म, ये कितना बचेगा, खत्म हो गया आंसर। इतने में हो जाता है मतलब, समझ पा रहा है? मुंह बंद करके नोट करें। तो तरीके बदलिए। तो क्या लिमिटिंग रीजन को मास से भी ढूंढा जा सकता है? लिमिटिंग रीजन को मास से भी ढूंढा जा सकता है, मोल से भी ढूंढा जा सकता है, और मॉलिक्यूल से भी ढूंढा जा सकता है। समझ पा रहे हैं? ढूंढने पे अगर आप आ जाएं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से भी ढूंढ सकते हैं, सब लिमिटिंग रीजन तक आपको पहुंचा सकते हैं, लेकिन तरीके डेवलप करने पड़ेंगे आपको। तो 2 ही समझ ले काफी है, मोल और मॉलिक्यूल का कहानी तो एक जैसी ही है, तो मास को अलग से समझ लिया मैंने। तो कभी ऐसा प्रश्न फंस जाए तो आप किस पे चले जाएं, मास पे, मोल से मत करें। अगला सवाल चले। पेपर में केवल इतना लिखना चाहिए आपको, 48 32 दोनों खत्म, 28 3 28 2 दोनों खत्म। कई लोग सोचेंगे 28 क्यों मल्टीप्लाई कर दिया 56 बनाने के लिए, 56 84 दोनों खत्म। लेकिन जैसे आप 156 लेंगे एक बच जाएगा, खत्म हो गया। कल को मान लो सवाल चेंज कर दूं मैं आपसे कह दूं कि इस प्रश्न में मैंने 84 ग्राम मैग्नीशियम डाला, 60 ग्राम ऑक्सीजन डाला। हेलो, 84 मैग्नीशियम और 60 ऑक्सीजन, कौन बनेगा एक्सेस रिएजेंट? ऑक्सीजन। कितने ग्राम? 4 ग्राम। बिना पेन चलाए हो रहा क्या? घर जाके खेलिएगा आराम से। अगला प्रश्न,
नीट 2016। लगाओ भाई फटाफट। चेक करिए, आया किसी का? कितनों का आ गया आंसर? सवाल पढ़ लो भी फटाफट पहले। दो एलिमेंट हैं, क्या नाम है? एक्स और वाई। दोनों मिलके क्या बनाते हैं? मोर देन कंपाउंड बनाते हैं। एक एक्स वाई टू बन जाता है और एक, ठीक है, एक एक्स वाई टू बन गया और एक एक्स थ्री वाई टू बन गया। ठीक है, अब क्या कहता है उसके बाद? कहता है कि इन दोनों का वेट दिया हुआ है, 0.1 मोल का इतना है, इतने मोल का इतना है। आपको बताना है एक्स और वाई के एटॉमिक वेट कितने कितने हैं। मान लेते हैं कि एटॉमिक वेट ऑफ एक्स एक्स ही है और एटॉमिक वेट ऑफ वाई वाई है। ठीक है, दो वेरिएबल है, सॉल्व करने हैं। पहली लाइन उठाइए। कौन सी लाइन है पहली? ये वाली। ये वाली लाइन अगर उठा करके आगे बढ़ा जाए तो बताइए, सबसे पहले अगर मान लो मैं 1 मोल एक्स वाई टू लेता, क्या लेता? 1 मोल एक्स वाई टू, मास बताओ। एक्स प्लस टू वाई, जैसे जोड़ के लिखते हैं वैसे लिखें अगर तो कितना हो गया? एक्स प्लस, भाई जैसे सी एच फोर है कैसे लिखोगे? कार्बन का एटॉमिक वेट जैसे एक्स है वो, प्लस हाइड्रोजन का इंटू फोर, वही कर रहे हैं। तो एक्स वाई टू का कितना हो जाएगा? एक्स प्लस टू वाई, कितने मोल का? अगर 0.1 मोल कर लें तो कितना हो जाएगा? एक्स और वाई कौन है? एटॉमिक वेट किसके? एक्स और वाई के। तो बताइए 0.1 इंटू, ये भी ठीक है, 1 मोल का इतना तो 0.1 मोल का इतना, और 0.1 मोल का दिया कितना है? सवाल पढ़ो। तो क्या इन दोनों को बराबर कर सकते हैं? दोनों बातों को बराबर कर दो। मेरे हिसाब से 0.1 मोल का कितना आना चाहिए? इतना। उनके हिसाब से कितना है? 10। दोनों को उठा के बराबर कर दो। दोनों को बराबर करोगे, पहली इक्वेशन तैयार है आपकी। चेक करिए, x प्लस टू वाई कितना आ गया? x प्लस टू वाई यहां से आ गया 100। क्या ये पहली इक्वेशन रेडी है? अब बताइए, दो वेरिएबल है तो कितनी इक्वेशन होनी चाहिए? दो लीनियर इक्वेशन, तभी सॉल्व होगा। एक और बना लें, काम खत्म है। दूसरी लाइन उठाओ भैया, बताओ दूसरी लाइन कौन सी है? ये वाली। 0.05 मोल एक्स थ्री वाई टू, 9 ग्राम। आ जाओ। मान लो मैं 1 मोल लेता, किसका? एक्स थ्री वाई टू का। मास बताओ जनरल तरीके से। 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई। अगर मान लो 0.05 मोल ले लूं तो, क्योंकि सवाल उसके बारे में है, तो सिंपल इससे मल्टीप्लाई कर दो। ये भी ठीक है। फिर बताओ ये दिया कितना है? सवाल पढ़ो। 0.05 मोल एक्स थ्री वाई टू का मास कितना दिया है पीछे? 9 ग्राम। तो क्या इसको 9 ग्राम के बराबर कर सकते हैं? तो बताइए, ये मेरे हिसाब से आंसर है, ये उनके हिसाब से आंसर है, दोनों को बराबर कर दो। दोनों को बराबर करोगे, इक्वेशन बन रही है 0.05 इंटू 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। थोड़ा सॉल्व करें तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 अपॉन 0.05। ये देखो 0.05 बन जाएगा 5/100, 1/20। 1/20 ऊपर जाके क्या बन जाएगा? 9 से मल्टीप्लाई हो गया 180। चेक करो, ये दूसरी इक्वेशन है। क्या दो इक्वेशन तैयार है? दोनों को सॉल्व करिए, कहानी खत्म करिए। दूसरी वाली ये है, पहली वाली क्या थी? पहली वाली ये थी x प्लस टू वाई इज इक्वल टू, इसको ले आओ इधर। अब दोनों को सॉल्व करो, खत्म करो। देखो दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। पहली वाली क्या थी? x प्लस टू वाई इज इक्वल टू, दोनों को माइनस करो। माइनस करोगे y से y गया, 3x माइनस एक्स कितना हो गया? और इधर 180 माइनस 100, x की वैल्यू 40, x 40 आ गया। सवाल खत्म है, y निकालना ही नहीं चाहिए आपको। ऑप्शन देखिए, x 40 उसने सिर्फ एक ऑप्शन में दिया है। इसके बाद अगर आप y निकालना है तो आंसर आपका c आएगा, लेकिन आप भी समझ रहे हैं? अब देखिए, x के बाद मान लीजिए आपको y निकालना पड़ जाता तो निकाल सकते थे क्या? कैसे निकालेंगे?
कहीं पुट कर दो, इसमें पुट कर दो x प्लस 2y, कहीं पुट कर दो x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 है, x डाल दो 40, तो 2y कितना हो गया 60, y कितना हो गया 30, खत्म है सवाल। ऐसे अगर पेपर में आप करेंगे तो क्या होगा फिर आपके साथ, बीच में आवाजें आएंगी, आओ बाहर आ जाओ, बस बहुत हुआ, तुम भी थक गए होगे, अब अगली बार जाना। ऐसी आवाजें आती हैं, आपको सुनाई नहीं पड़ती होंगी, ध्यान सुनेंगे तो आएंगी। तो ये सब तरीके दिल बहलाने के लिए, इनसे होता कुछ नहीं, सिलेक्शन किसी की नहीं हुआ आज तक इनसे, जिनका होता है वो थोड़ा सा अलग सोचते हैं ऐसे सवालों में। आप सोचिए नीट 2016 में ये सवाल आया था, आप ऐसे पेपर में करके आएंगे, कितने मिनट लगेंगे, बहुत तेज करते हैं, मान लीजिए आप एकदम रॉकेट की स्पीड से सवाल लगाते हैं, मतलब करते ही हैं लेकिन बहुत जल्दी लिखते हैं, तो कितनी देर लगेगी, 1.5-2 मिनट तो लगेंगे ना। अरे बहुत जल्दी लिखोगे तो भी 1.5-2 मिनट, सवाल पढ़ोगे फिर शुरू करोगे फिर लिखोगे, इक्वेशन बनाओगे काटोगे, 1.5-2 मिनट तो बड़े आराम से, और मुश्किल से 30 सेकंड का सवाल है ये, समझ रहे हैं। अब दूसरा बगल में तुम्हारा बैठा आदमी 30 सेकंड में निपटा देगा, तो कोई तुम्हें क्यों ले, वही सफाई वही झाग मिल रहा है उधर भी, तो उसे लेगा फिर। आइए देखिए वो क्या कर रहा है, ये हो गया, ये खींचो जल्दी से, पहले नोट कर लो, बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका पता होना चाहिए। सिंपल, जो कहता जा रहा है वो करते जाना है, जितने मोल के लिए बोल रहा है उतने मोल के निकालने, बराबर कर देना है, दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व किया खत्म, फ्लैट तरीका बिल्कुल। चले दूसरा सुनिए, चलो बिल्ला उठाओ इधर, 1 मिनट और, कितने पेनों से लिख रहे हो, हाँ पिंक भी यूज करा ना, हाँ। इस प्रकार के शौक मत रखिए, लाल तक ठीक है, मतलब हरे से लेके लाल तक आप पहुंच रहे हो तो ठीक है, चॉइस है, इसको चॉइस बोल सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे आइए, अगला मुद्दा है कि जल्दी कैसे करें, क्योंकि इतना टाइम थोड़ी मिलता है वहां। आइए देखें जे क्या कहता है, जे कहता है ये ऊपर ऊपर खेलते हैं पहले तो, यहां पे सवाल पढ़ी ध्यान से, क्या कह रहा है, 0.1 मोल तुमने लिया और इसका मास आया कितना 10 ग्राम, तो मैं 0.1 को तुरंत बना दूंगा 1, कैसे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, बताओ 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 1 मोल, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेशियो ही तो है, कितना हो गया 100 ग्राम, तो 1 मोल का मास कितना है, उसने सवाल में दिया है, हमने थोड़ा घुमा लिया उसको। तो बताइए 1 मोल का मास 100 ग्राम है, किसका, किसका, XY2 का, ठीक है। बताओ XY2 के 1 मोल का मास कितना होगा, X प्लस, और वो कितना है, पहली इक्वेशन तैयार है आपकी, पहली तैयार है तो कुछ करिए, मैं इसको सेटिस्फाई करा दीजिए, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, पुट करना शुरू करो, x डालो 20, 20, y डालो 30, 30 इंटू 60, 30 इंटू 2 60, 60 और 20 80, नहीं बेटा काट दो, अगले पे आओ, 30 पुट करो 30, 20 पुट करो 40, 40 30, नहीं बेटा काट दो, अगला 40, 30 पुट करो 30 इंटू 2 60, 40 100, बैठ रहा है डॉट लगाओ, अगला चेक करो 60, इधर पुट करो 40 2 80, 80 60 140, नहीं बैठ रहा, खत्म है, आंसर कौन सा है, खत्म है, हेलो, सवाल आया हुआ है, आप ये नहीं कह सकते कि भाई साहब ऑप्शन तुमने अपने हिसाब से बनाए होंगे, इस प्रकार का आरोप नहीं लगा सकते आप, क्योंकि सवाल उनका है, भाई लोगों का, ऑप्शन ही भाई लोगों के हैं, खेल में रहा हूं और खेलूंगा मैं ही जब तक मैं चाहूंगा, पहले बताता हूं। अगला सुनिए, इसका दूसरा वर्जन सुनिए, मान लीजिए वो ऑप्शन अच्छे बनाता, मान लेते हैं उसने दिमाग लगाया, उसने ऑप्शन अच्छे बना लिए, हालांकि इसके चांस बहुत कम है, इतने तेज है नहीं वो, ना होंगे अगले 10-20 सालों में, कोई उम्मीद नहीं है,
दूर दूर तक काइनेटिक्स में 3 सवाल पूछते हैं और तीनों आर्रेनियस से पूछते हैं। हेलो, काइनेटिक्स में 3 सवाल आए हैं और तीनों आर्रेनियस से आए हैं और तीनों एक ही कॉन्सेप्ट पे आए हैं, तो तेज तो है। एक है लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ बता दो, एक है कि स्लोप जो निकलता है उससे एक्टिवेशन एनर्जी कनेक्ट कर दो, एक में कह रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी चलो सॉल्व भी कर दो। चल क्या रहा भैया, कुछ तो पूछ लो। तो बताना, इधर उधर कहीं गए नहीं भाई साहब, जैसे लग रहा है गलती से एक पेज खुल गया उसी से पूरा पेपर बनाने के मन में आ गया। अब बताइए, मैं अगर मैं थोड़ा अलग दिमाग लगाऊं और मेरे को चारों ऑप्शन में ये जो मैंने क्रॉस क्रॉस लगा के क्रॉस सेटिस्फाई कर लिया है, अगर ये नहीं हो पाता, मान लो ऐसा नहीं बैठता, ऑप्शन अच्छे होते, तो सॉल्व करना पड़ता। क्या सॉल्व करते हैं उसका जे सुनिए। पहली इक्वेशन रेडी है क्या अपने पास? बताइए, पहली इक्वेशन ही मत बनाओ, ऐसे देखो, बताना यहाँ कितने मोल दिख रहे हैं तुम्हें? 0.1, इसमें कितना मल्टीप्लाई करो? 10, इधर भी 10 मल्टीप्लाई कितना हो गया? 100, एक मोल का मास। ठीक है, लिख लो बस यही बात, यहां पे लिख लो, एक मोल किसका? XY2 कितना मास? 100 ग्राम। दूसरी इक्वेशन देखना, बताओ यहां कितना दिख रहा है, इस लाइन को पढ़ो ध्यान से। 0.05 का मास है कितना? 9 ग्राम। मैं इसको भी क्या बना दूंगा? एक मोल। इसको एक कैसे बनाऊंगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। 0.05 में अगर मान लो मैं 10 मल्टीप्लाई करूं, 10, 0.5, फिर उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूं, 1, तो क्या 20 मल्टीप्लाई कर दें? हेलो, 20 मल्टीप्लाई करें 1 बन गया। अरे 20 5 100, 2 डेसिमल लगाया 1। जो उधर करोगे भाई, तो इधर कितना हो गया? 20 इंटू 9 कितना? 180। एक मोल का मास 180 ग्राम। बताइए दूसरी इक्वेशन अपने पास रेडी है क्या? एक मोल X3Y2 कितना? अब इसको इसमें से यहां माइनस कर दो, यहीं पे कुछ इक्वेशन मत बनाओ, यहीं माइनस करो। बताओ Y2 से Y2 कट गया, X3 से X1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2x, और 180 में से 100 जाएगा तो 80, x की वैल्यू खत्म है सब। अरे ठीक है क्या, कितनों को चमका क्या बताया गया, सीधा झंडे की तरह। सवाल उन्हीं का, देखिए तरीके 3 है, उसी से रैंक डिसाइड होती है आपकी कौन सी आएगी। पेपर सबके पास एक जैसा ही पहुंचता है, आदमी उसके साथ क्या कर रहा है ये मुद्दा है। डालिए इक्विवेलेंट वेट, नोट कर लें दोनों तरीके। कितनों को सबसे पहला वाला तरीका पसंद आया केवल, कहने वो ठीक था सबसे पहले। ठीक है, क्या किया है, सारे क्वेश्चन को मैंने किस पे ले आया? एक मोल पे। तो आप नई बात क्या सीख रहे हैं, ऐसा कोई प्रश्न है तुरंत लौट के आइए किस पे? एक मोल पे। एक मोल पे आ जाएंगे, उसका काटिए, खटाखट खत्म हो जाएगा। आपको काटना आना चाहिए बस। इक्विवेलेंट वेट वो समाज सिखा देगा आपको। इक्विवेलेंट वेट अगला कॉन्सेप्ट। अब ये जो इक्विवेलेंट वेट है, ये ज्यादातर लोग मोल कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ते पढ़ाते हैं, क्या कह देते हैं, कहते हैं इसको बाद में देखेंगे। कह कब देखोगे? जब सॉल्यूशन पढ़ेंगे, रिडॉक्स पढ़ेंगे, तब देखेंगे। अपने कब देख रहे हैं? अभी देख रहे हैं, इसीलिए अपने को थोड़ा टाइम। ठीक है, लेकिन ये सब अगर आप यही देख लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये सब चीजें आगे चल के हर जगह यूज होती हैं। कहाँ कहाँ इक्विवेलेंट वेट कहाँ कहाँ यूज होगा? रिडॉक्स में यूज होगा, इलेक्ट्रो में यूज होगा, सॉल्यूशन में यूज होगा, बराबर, आयनिक में यूज होगा, तो भर भर के यूज होगा। तो हर जगह तक इसकी जड़ें फैली हुई हैं, तो आपको ये सब आना चाहिए और शुरू में ही आना चाहिए। तो हम लोग इन सब बातों को यहीं पे खत्म कर ले रहे हैं। तो एक तरीके से ये प्योर मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन इसको यहीं पे कर रहे हैं। तो इसको मान के चलिए कि हम बाकी चैप्टर्स में भी थोड़ा थोड़ा घुस रहे हैं। इक्विवेलेंट वेट लिखिए, इक्विवेलेंट वेट इज यूनिटलेस। Equivalent weight is unitless. It is just a pure number. It is just a pure number. तीसरा पॉइंट, if equivalent weight
is represented in gram, then it is known as gram equivalent weight. Then it is known as gram equivalent weight. ठीक है, क्या कह रहा है? इक्विवेलेंट वेट एक नंबर होता है, मुंह बंद करके सांस लेंगे, और ये एक प्योर नंबर है, इसके पास कोई यूनिट नहीं है। अगर हम इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो ये क्या बन जाता है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट, उसके पास यूनिट होती है। जैसे आपने पढ़ा था, याद करिए पहले, रिलेटिव एटॉमिक वेट, उसके पास कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन उसको अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो उसे क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास, तो उसके पास यूनिट होती है। दोनों बातों में फर्क है। डेफिनेशन लिखिए इक्विवेलेंट वेट की। डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ई से। ये सामने लिखा हुआ है, ये सिंबल है। परिभाषा लिखें, definition of equivalent weight. It is equal to the number of parts by mass. It is equal to the number of parts by mass of any substance, ब्रैकेट में लिखो, एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट में लिखो एलिमेंट और कंपाउंड। सब्सटेंस मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। विच, आगे कॉमा लगाओ, एलिमेंट और कंपाउंड, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, विच कंबाइन और डिस्प्लेस, which combine or displace, comma, directly or indirectly। शपथ टाइप का लग रहा है, नहीं? डेफिनेशन से लग रही किसी मंत्री पद की शपथ ले रहा हो। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आगे लिखिए 1.008। अब आगे 4 लाइनों में लिख लेना ऐसे ऐसे, देखो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, which combine or displace directly or indirectly with 1.008 parts by mass of H, 8 parts by mass of O, 35.5 parts by mass of Cl, 108 parts by mass of Ag। इनके बीच में लगा लेना अथवा, ऐसे, और पढ़िए डेफिनेशन को 2 बार, कितने पहले देखिए सुनिए ऐसी डेफिनेशन। अच्छा, तो आप समझेंगे भी उसको थोड़ा, सुना तो आपने जीवन में बहुत कुछ है, नहीं? आइए समझे आज उसको। डेफिनेशन को पढ़िए ध्यान से। कह रहा है कि दुनिया में कोई भी सब्सटेंस आपके सामने आ जाए, सब्सटेंस बोले तो कोई एलिमेंट हो सकता है और कोई कंपाउंड भी हो सकता है। एलिमेंट का मतलब कोई कॉपर हो सकता है, कंपाउंड का मतलब पूरा कोई कंपाउंड हो सकता है। किसी का भी आपको इक्विवेलेंट वेट अगर ढूंढना है तो क्या ढूंढो? इक्विवेलेंट वेट ढूंढना तो क्या ढूंढो? उसके कितने टुकड़े, नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट मतलब कितने टुकड़े, बाई मास का मतलब मास की किसी यूनिट के साथ, जैसे ग्राम हो सकती है, केजी हो सकती है, कोई भी एक यूनिट हो, तो उसके कितने टुकड़े, जिस व्यक्ति का आप क्या ढूंढ रहे हैं इक्विवेलेंट वेट, उस व्यक्ति के कितने टुकड़े क्या करते हैं, या तो कंबाइन कर रहे होंगे, या तो डिस्प्लेस कर रहे होंगे, या तो डायरेक्ट कर रहे होंगे, या तो घुमा के इनडायरेक्ट कर रहे होंगे। कैसे करेंगे वो चर्चा आगे की अभी, लेकिन अभी डेफिनेशन को सुनिए। कंबाइन करें या तो डिस्प्लेस करें, डायरेक्ट करें या फिर इनडायरेक्ट करें, किसको किसको कंबाइन करें या किसको डिस्प्लेस करें? इनमें से किसी को, इनमें से किसी को। H के इतने टुकड़े को कर सकते हैं, ऑक्सीजन के इतने टुकड़ों को कर सकते हैं, Cl के इतने टुकड़ों को कर सकते हैं, Ag के इतने टुकड़ों को कर सकते हैं। इनमें से किसी को कंबाइन कर लें, किसी को डिस्प्लेस कर लें। जितने भी टुकड़े आपके लगे, इन लोगों को क्या करने में, अपने साथ कंबाइन करने में, या इन लोगों को
डिस्प्लेस करने में, वो आपका इक्विवेलेंट वेट है। बात समझ पा रहे हैं? मोटी मोटी बात क्या है? अच्छा, अब बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न, ये डेफिनेशन कहां से आई? दूसरा प्रश्न, ये जो डेटा है 1.008 8 35.5, ये कहां से आया? तीसरा प्रश्न, इन चार लोगों को डेफिनेशन में क्यों शामिल किया गया? दुनिया में और भी लोग थे, इनमें ऐसा क्या खास है? बहुत सारे सवाल उठते हैं। इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको सही समय आने पे। लेकिन जब सही समय आएगा तब आप भूल चुके होंगे ऐसा कोई सवाल भी था। आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कुछ समय बाद बात करेंगे उस पर, तब तक आप भूल चुके होंगे, फिर भी मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी के लिए मान लेते हैं कि ये डेफिनेशन बिल्कुल थोड़ी देर के लिए सही है। बाद में हम इस पे चर्चा करेंगे आराम से कि ये क्यों सही है, बनी कैसे, उस सब पे चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल मान लेते हैं चलो सही है। अब एक सवाल लगाओ। सवाल है, इसको सही मानते हुए इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बताना है आपको Cu1O1 में। चार ऑप्शन है आपके पास। ये 63.5 क्या होता है? एटॉमिक वेट किसका? शुरू करें। डेफिनेशन को थोड़ी देर के लिए क्या करना है? सही मान लेना है, और सही मानते हुए बताइए कि इसका आंसर क्या। दूसरा सवाल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इन Cu2O1। चार ऑप्शन। पहले भी आओ, क्या लगता है पहले का? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? हाँ? आओ चेक करें। देखिए इसको देख के क्या समझ में आ रहा है, इस कंपाउंड को देखिए क्या समझ में आ रहा है। कॉपर है और वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। डायरेक्ट कर रहा है या इनडायरेक्ट कर रहा है? डायरेक्ट, सामने से कर रहा है ना, और कैसे? तो ये डायरेक्ट है। तो बताइए इसमें आप क्या समझा सकते हैं कि एक मोल कॉपर क्या करता है? कंबाइन करता है। किसको कंबाइन करता है? अच्छा, डायरेक्ट करता है या इनडायरेक्ट करता है? डायरेक्ट करता है। किसको? एक मोल ओ को। सही बात है। अच्छा, एक मोल ओ का मतलब कितने ग्राम? 16 ग्राम। 16 ग्राम ओ से कंबाइन होता है। कौन? एक मोल मतलब 63.5 ग्राम। कौन? कॉपर। और कैसा कंबाइन करता है? डायरेक्ट। ठीक है। 16 के साथ ये कंबाइन करता है, तो कल को अगर 8 टुकड़े लेता मैं इसके, 8 पार्ट्स बाई मास, किसके? ऑक्सीजन के, तो कितने टुकड़े कंबाइन होते हैं? 16 से ये होते हैं तो 8 से आधे हो जाएंगे। तो 63.5 डिवाइड बाई इतने टुकड़े कंबाइन होते हैं कॉपर के। चेक कर लीजिए, यही आंसर है। क्यों ये आंसर है बताऊं? ऑक्सीजन के 8 टुकड़े बाई मास। बाई मास का मतलब मास की कोई यूनिट, जो यूनिट यहां लेंगे बाई यूनिट वहां भी लेंगे। यहां ग्राम तो वहां भी ग्राम, यहां केजी तो वहां भी केजी, यहां मिलीग्राम तो। बाई मास का मतलब समझ में आया? मास की कोई भी यूनिट लीजिए लेकिन दोनों तरफ, ऐसा नहीं इधर ग्राम ले लिया उधर केजी ले लिया तो गलत है, इधर मिलीग्राम उधर ग्राम तो गलत है। ठीक है। 8 टुकड़े, देखो चेक करो, 8 टुकड़े बाई मास ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। कौन कंबाइन करता है बताओ? डायरेक्ट कंबाइन करता है। कौन कंबाइन करता है डायरेक्ट? कॉपर के कितने टुकड़े? 63.5 बाई 2 टुकड़े बाई मास कंबाइन करते हैं। तो यही तो कॉपर का क्या है? इक्विवेलेंट वेट है। इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन क्या थी? कि तुम्हारे कितने टुकड़े इनमें से चारों में से किसी के साथ भी, इन चारों में से किसी के साथ भी क्या कर लें? या तो कंबाइन कर लें या तो डिस्प्लेस कर लें इनको। तो बताइए डेफिनेशन क्या यहां से बन गई इस बार? चेक करिए इस बार डेफिनेशन का आप कौन सा हिस्सा ले रहे हैं? सब्सटेंस कौन है आपके पास, एलिमेंट या कंपाउंड? हाँ भाई, जिसका ढूंढ रहे हो। एलिमेंट। अरे कॉपर है ना, तो कॉपर एलिमेंट है कंपाउंड है? तो किसका ढूंढ रहे हो? एलिमेंट का। क्या ढूंढ रहे हो? विच कंबाइन। डेफिनेशन में से कौन सा हिस्सा निकाला मैंने?
विच कंबाइन, कैसा, डायरेक्टली। इस बार जो यूज हुआ है उसकी बात कर रहा हूं मैं, विच कंबाइन डायरेक्टली, किसके साथ। तो क्या डेफिनेशन में से इस बार ये वाला हिस्सा इस्तेमाल में आ गया। देखिए एलिमेंट कौन है, कॉपर, क्या किया, कंबाइन कर रहा है, क्या कर रहा है, डायरेक्ट, किसको कर रहा है, 8 टुकड़े ओ को। तो ये हिस्सा निकाल के मैंने आंसर निकाल दिया। कल को हो सकता है कभी कभी मुझे इसके साथ भी सवाल सॉल्व करना पड़े, कभी इसके साथ सॉल्व करना पड़े, कभी इसके साथ। अभी फिलहाल सवाल इसके साथ है। और ठीक है क्या। तो अभी मैंने डेफिनेशन को क्या कर दिया, थोड़ी देर के लिए सही मान लिया है, बाद में चर्चा करेंगे कि वो क्यों सही है। सही मानते हुए आंसर आ गया। क्या आंसर आया, 63.5/2। अगला सवाल, अगले वाले का क्या आएगा, चेंज होगा या यही रहेगा, चेक करो। Cu2O1, डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं बस, है ना। 8 टुकड़े किसके पकड़ रहे हैं, ऑक्सीजन के। आपके कितने टुकड़े उसके साथ जुड़ रहे हैं वो देख लो, बस वही आंसर है सीधा। अगला बताओ, Cu2O1 में क्या आंसर यही आएगा या बदल जाएगा, कंपाउंड चेंज इस बार, कॉम्बिनेशन का तरीका बदल गया है। अब बताओ आंसर चेंज होगा या वही रहेगा, और कौन सा, कितनों का पहला आ गया। तो चेक करिए बात, अगर आप डेफिनेशन को फॉलो करें तो इस बार क्या हो रहा है, देख के बताओ इसको। तो इस बार क्या 2 मोल कंबाइन हो रहे हैं, किसके, कॉपर के, किसके साथ, लिख लो भाई, 2 मोल कॉपर कंबाइन होता है, कैसे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अभी लोग सोच रहे होंगे ये इनडायरेक्ट कैसे कंबाइन होता है। सही समय आने पे, हर चीज का सही समय, कह रहे वो कब आएगा, जब सही समय आएगा, है? सही समय पे आता है। तो बताइए 1 मोल ऑक्सीजन की जगह क्या लिख सकते हो, बताओ, मास लिख दो इसका, कितना, 16 ग्राम। इधर बताओ 2 मोल कॉपर का मास बताओ, सही है, 2 इंटू 63.5 ग्राम। तो ये आपस में कंबाइन हो रहा है, खत्म हो गया मामला। देखो 16 ग्राम के साथ ये कंबाइन होता है, तो 8 ग्राम के साथ कितना कंबाइन होगा निकाल लो। बताओ 8 ग्राम के साथ क्या कंबाइन हो रहा है फिर, आधा कर दें इसका, ये लो, 2 कट लेगा, कितना आया, 63.5, यही आंसर है। चेक करिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हैं तो 8 टुकड़े बाई मास ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं डायरेक्टली, कौन, 63.5 टुकड़े बाई मास कॉपर के। तो यही कॉपर का क्या है, इक्विवेलेंट वेट है। तो बताओ इस बार इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 63.5 डिवाइड बाई 1। पिछली बार क्या आया था, बाई 2। कंक्लूजन, कंक्लूजन ये निकला कि किसी एक एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग भी हो सकती है। इसका मतलब कहीं पे ऐसा लिखा मिले कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट में बी डिफरेंट इन डिफरेंट कंपाउंड्स। सही बोला गलत बोला, ठीक है। अब कंक्लूड करिए, नाम बताओ, कहने पिंकी, अरे इसका नाम बताओ, इसका क्या नाम है, क्यूप्रस या क्यूप्रिक। इसको तोड़ोगे O-2 Cu+2, कौन सा वाला है, कम वाला ज्यादा वाला, ओहो। इसका बताओ, अच्छा इसको तोड़ो कैसे बना, ऑक्साइड देखो ये -2, Cu कौन सा वाला, तो ऐसे करोगे तो क्या बनेगा, Cu2O1, कौन सा वाला है, +1 वाला कॉपर है या +2 वाला है, तो ये कौन सा वाला हुआ, क्यूप्रस। और वो कौन सा है, पहचान पाना, इसको इसको कि अपने आप को, दोनों को, हाँ ये बढ़िया था। तो बताइए ज्यादा वाला ये है, ये +2 वाला है, क्यूप्रिक है ये, +2 -2,
है ना। और ये वाला कौन है, क्यूप्रस। तो नाम से भी पूछा जा सकता है। मान लो उसने पूछ लिया क्यूप्रिक ऑक्साइड में बताओ, अब आपको नाम ही नहीं पता चल रहा कौन कौन सा वाला है, तो फिर आप लौट आएंगे। तो ये सब भी पता होना चाहिए। अस वाला कम और इक वाला ज्यादा, अस वाला +1 वाला और इक वाला +2 वाला, बराबर बात। आगे बढ़िए, अगली चर्चा पे आइए। बताइए दोनों में आंसर अलग अलग आए, आंसर अलग अलग आए तो इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर एक बार अलग आता है, एक बार अलग आता है। एक बार 63.5/2 आता है और एक बार 63.5/1 आता है। तो सवाल ये उठता है अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग आंसर है, जैसे Cu1O1 में /2 आ गया है ना, और देखिए ये Cu2O1 में कितना आ गया, /1 आ गया। तो ये क्यों हुआ, ये बदलाव क्यों हुआ? क्योंकि कॉपर जो कंबाइन कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ वो डिफरेंट तरीके से कर रहा है, यही रीजन है। अब मान लीजिए ये सब आपको आंसर देना है, 4 ऑप्शन है, तो आप या तो इतना करें 2 सवाल लगाने में, इतना करें, फिर आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए, तब जाके आप यहां आंसर तक पहुंच पाएंगे। अब एक दूसरा तरीका सुनिए, जो जनता ये सब नहीं पढ़ती है उनके लिए एक सस्ता तरीका बनाया गया है कि मान लो दिमाग पे इतना जोर नहीं डालने का, तो क्या करें, क्या हम इक्विवेलेंट वेट नहीं पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आप क्या करिए, देखिए इक्विवेलेंट वेट का एक फॉर्मूला याद कर लें, लर्न बाय हार्ट। यहां पे क्या लिखें, मोलर मास, और नीचे क्या कर दें, एन फैक्टर। यहां से जन्म हुआ एक फैक्टर का जिसको बोला गया एन फैक्टर। अब चेक करिए एन फैक्टर क्या चीज है। एन फैक्टर एक टर्म है जो लगातार चेंज हो रहा है। देखो यहां पे ये जो ऊपर फिक्स है ये कौन है, मोलर मास है, ये तो फिक्स है ना कॉपर का, नीचे बदल कौन रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपको ये समझा दे कि ये एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, क्या बता दे ये एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, तो क्या आप सीधे आंसर टिक कर देंगे? डेफिनेशन पकड़ने की कोई जरूरत, टाइम भी कम लगेगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। आइए चर्चा करते हैं एन फैक्टर पे। हिंट डालिए एन फैक्टर। चले हे डालो भाई एन फैक्टर। एन फैक्टर समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। एन फैक्टर को शॉर्टकट में ऐसा भी लिखते हैं एनएफ, ऐसा कहीं लिखा मिले सेम बात है। अब एन फैक्टर के बारे में कुछ जानकारियां। नंबर 1, इट इज डिफाइंड फॉर अ सिंगल एंटिटी ओनली। एन फैक्टर हमेशा किसके लिए डिफाइन है, कह रहे हैं सिंगल एंटिटी क्या होता है, इस पे चर्चा हो चुकी है स्टार्टिंग में, अरे हुई है ना। जैसे कि अलग अलग चीजों के एन फैक्टर निकालने के अपने अलग अलग तरीके हैं। कल को आप जब केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा जाएंगे तो आप एटम के एन फैक्टर निकालेंगे, फिर आप थोड़ा और अंदर जाएंगे तो आप आयन के निकालेंगे, फिर कभी एसिड का निकालना पड़ेगा, कभी बेस का निकालना पड़ेगा, कभी सॉल्ट का निकालना पड़ेगा, थोड़ा रिडॉक्स में जाएंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट का निकालेंगे, और अंदर जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का निकालेंगे। लेकिन सब में एक बात कॉमन है, क्या? जब भी सबका एन फैक्टर तो कॉमन है ही है, एन फैक्टर में क्या बात कॉमन है कि जब भी इन लोगों के एन फैक्टर निकालेंगे तो कितनी एंटिटी पे निकालेंगे, एक एंटिटी पे, एक ही पे डिफाइन होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो आप ऑक्सीजन का निकाल लो, एटम का निकाल लो, तो कितने ओ का निकालोगे, एक ओ का। ऐसा नहीं कह सकते आप कि एक ओ का 2 एन फैक्टर आया तो मैं 5 ओ ले लूं तो मेरा 10 हो जाएगा क्या,
ऐसा नहीं चलेगा। डिफाइन किस पे होगा? सिंगल एंटिटी पे। मतलब अगर एक एटम का डिफाइन है तो एक एटम का वही एन फैक्टर होगा, चाहे आप एंटिटी कितनी भी ले लें, वो पर एंटिटी पे ही डिफाइन होता है। ठीक है, आयन का निकाल लें, जैसे मान लीजिए आप ऑक्साइड का, तो एक ही ऑक्साइड पे डिफाइन होगा। एसिड का निकाल लें, मान लो HCl का, तो कितनी एंटिटी लेंगे इसकी? एक। बेस का निकाल लें NaOH का, तो कितनी एंटिटी लेंगे? एक। ऐसा नहीं कहेंगे आप कि एक NaOH का एन फैक्टर 1 है और मैं 50 NaOH ले लूं तो एन फैक्टर 50 हो जाए। ऐसा लॉजिक नहीं है, क्योंकि एन फैक्टर डिफाइन ही पर एंटिटी पे। सॉल्ट का निकालेंगे, मान लीजिए आप NaCl का निकालने, तो कितनी एंटिटी पे निकालेंगे? एक। आप रिड्यूसिंग एजेंट का निकालने, आगे चल के पढ़ेंगे, जैसे H2S। H2S कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। KMnO4 निकालेंगे, ये कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडॉक्स में पढ़ेंगे सब। तो जब भी आप किसी के एनफेक्टर निकालेंगे तो एक कॉमन बात जो सब में लागू होती है वो क्या होती है? सिंगल एंटिटी का डिफाइन होगा। ठीक है। तो आज के बाद ये नहीं बोलना कि HCl का इन्फेक्टर एक एंटिटी पे बनाया तो मैं 5 एंटिटी ले लूं तो क्या 5 हो जाएगा? तो ये लॉजिक नहीं है, पर एंटिटी पे ही डिफाइन होता है। अब इन्फेक्टर निकालना सीखना है आपको। चले, एक और बात एन फैक्टर में इंपॉर्टेंट। एन फैक्टर कैसा हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, या तीनों हो सकते हैं? है? क्या लगता है? नोट कर लूं पहले तो, बाकी तो क्या ही लगेगा। नोट कर डालो पहले। 5-5 पेनों का प्रयोग हो रहा है कई जगहों पे, तो है कह रहे हैं यहां पेन किराए पे भी दिए जाते हैं, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। चलें, 5-5 पेन से क्या करते हो ऐसा? पूछा जाए इन्फेक्टर क्या क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, या शून्य हो सकता है, क्या लगता है? तो ध्यान दीजिए, इन्फेक्टर सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी कुछ नहीं होता। ओनली पॉजिटिव, बाकी सब गलत है। प्रश्न उठता है क्यों? देखिए, इक्विवेलेंट वेट आप क्या लिखते हैं? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब बताओ, इसमें जो मोलर मास है, ये क्या है? मास है। मास कैसा होगा? मास तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव में थोड़ी हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट है, तो जब इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो ये भी ग्राम इक्विवेलेंट वेट बन जाएगा, तो ये भी रहेगा तो पॉजिटिव ही ना, नेगेटिव में थोड़ी ले आओगे इक्विवेलेंट वेट। ना जीरो हो सकता है, जीरो भी डिफाइन नहीं, मास है तो कुछ तो मास होगा, कुछ तो इक्विवेलेंट वेट लोगे, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव। तो बताइए, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो फिर इसको भी पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। अगर z इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई है और z और x पॉजिटिव है तो y को भी, कॉमन सेंस की बात है, ये भी पॉजिटिव रहेगा, तभी तो ये दोनों पॉजिटिव रह पाएंगे। भैया ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये इसको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। जीरो क्यों नहीं हो सकता? अगर ये जीरो हो गया तो ऊपर कुछ कांस्टेंट वैल्यू, नीचे जीरो, तो ई कैसा हो जाएगा? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड भी नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं। लेकिन एन फैक्टर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो कभी भी आपको एन फैक्टर टिक करना है तो पॉजिटिव। दो इंपॉर्टेंट बातें क्या निकल आई? सिंगल एंटिटी और पॉजिटिव। अब इस मोल कॉन्सेप्ट में हमें किसके किसके एन फैक्टर पढ़ लेने? एटम का पढ़ लेना है, आयन का पढ़ लेना है, थोड़ा एसिड बेस का, सॉल्ट का पढ़ लें। बाकी किसका आगे पढ़ेंगे? रिडॉक्स में पढ़ेंगे किसका? रिड्यूसिंग एजेंट का। और ये प्योरली काम किसका है? रिडॉक्स का। तो मैंने कहा ना, इस चैप्टर में अंदर में थोड़ा थोड़ा जड़ों तक जा रहा हूं, बाकी चैप्टर की भी, समझ रहे हैं? तो ये इन्फेक्टर आपको जितने मैं अभी पढ़ लूंगा ये सब आगे भी काम आएंगे, है ना? एसिड बेस, सॉल्ट, ये सब आपको आयनिक में भी काम आएंगे, सॉल्यूशन में भी काम आएंगे, तो सबकी जड़ों पे थोड़ा थोड़ा जा रहे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं किसके ऊपर? हेड डालिए, इन्फेक्टर ऑफ एटम। इन्फेक्टर ऑफ एटम।
आपको किसी एटम का इन्फेक्टर निकालना है तो उसकी वैलेंसी निकाल लो। वैलेंसी ऑफ एटम ही इन्फेक्टर होता है। वैलेंसी क्या होती है? उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी का क्या मतलब होता है? कि तुम कितने मोनोवेलेंट पकड़ पाते हो। क्या पकड़ पाते हो? मोनोवेलेंट क्या होते हैं? जिनकी वैलेंसी 1 है, जैसे H। जैसे कौन? तो कोई व्यक्ति का, अगर आपको एटम का अननोन कोई नया आ गया और आपको ढूंढना है कि उसका एन फैक्टर कितना है, तो आप क्या ढूंढे? उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि मान लें, पहला एग्जांपल आता है आपके पास NaH। बताओ NaH के अंदर Na का एन फैक्टर निकालना है। एक Na ने कितने H पकड़े? तो बताओ 1 Na कितने H पकड़ पा रहा है? एक। H कैसा है? मोनोवेलेंट। तो एक सोडियम ने एक मोनोवेलेंट पकड़ा, तो सोडियम की कैपेसिटी कितनी है? 1। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई? 1। तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो गई? 1। तो इसका एन फैक्टर भी कितना हो गया? इसका इक्विवेलेंट वेट बताओ। मोलर मास कितना? 23। एन फैक्टर 23। खींचो भाई। अगला एग्जांपल लो। मान लो तुमसे कहता है CaH2 ले लो। क्या ले लो? क्या होता है CaH2? कैल्शियम हाइड्राइड बोलते हैं इसको। हाइड्रोलिथ बोलते हैं। इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे आप तो। क्या बोलते हैं? पहली बार सुन रहे हो? तो गुरु ड्रॉपर हो या नहीं हो, शक होता है मेरे को। कहने शक्ल से लगता हूं, बाकी अंदर से फ्रेशर। अंदर से मामला नचर जैसा है। उसी मासूमियत से सुन रहे हैं, मतलब जैसे पहली पहली बार सुनते हैं। देखिए CaH2। CaH2 में क्या होगा? इसका नाम है हाइड्रोलिथ। कैल्शियम हाइड्राइड। हाइड्राइड है समझते हैं? H-1 उससे बना है। बताओ कैसे निकालोगे? एक कैल्शियम ने क्या पकड़ा? 2H। तो एक कैल्शियम ने 2H पकड़े, दो मोनोवेलेंट पकड़े। तो बताइए कैल्शियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी? एक कैल्शियम की देखेंगे ना, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी 2। तो एन फैक्टर कितना हो गया इसका? 2। इक्विवेलेंट वेट बताओ। मोलर मास 40, एन फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट। खींचे। अब बताइए वो सब कार्यक्रम थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहे हैं जो आप डेफिनेशन से कर रहे थे। चले अगला एग्जांपल, H2O। मान लो H2O ले लें। बताओ एक ऑक्सीजन ने क्या पकड़ा? 2H। 2H मतलब दो मोनोवेलेंट। तो एक ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी निकली? तो इसका एन फैक्टर कितना निकला? 2। इक्विवेलेंट वेट बताओ इसका। मोलर मास 16, एन फैक्टर 2, 8। खींचो। बताओ भाई। अगला Al2O3। अच्छा दबाव कितना भी हो, पिन बराबर बदलने लोग। खटर खटर आवाज आ रही है, एक बार नीला काला नीला काला। हमें समझ लो, नीला काला करने से क्या हो जाएगा दुनिया। कह रहे सवाल नंबर काले से पढ़ना जरूरी है, उसके बिना माहौल नहीं बनता। फिर तुरंत नीले पे स्विच करूंगा। समझने में ध्यान लगाइए, नीला काला से कुछ नहीं हुआ जीवन में किसी का। Al2O3। हाँ बताओ भैया। एल्युमिनियम का बताओ। आधे इसी में फंसे रह जाते हैं, कौन सा कलर यूज करूं इस बार। जीवन में रंग भर रहे हैं, कहते वैसे नहीं तो ऐसे ही सही। Al2O3 बताओ कितना आंसर है? 3/2। कितना कहते 3/2? भाई साहब क्या कहते हैं? सफेद शर्ट भाई साहब। क्या कहते हो? कितना आएगा? अरे तो तेज बोल लो, ऐसा भी क्या शर्म आ रहा है? 40? 20? अरे इन्फेक्टर पूछा, इन्फेक्टर।
आइए देखें, देखिए दो एल्युमिनियम ने क्या पकड़ा, कॉन्सेप्ट पे अगर आप बने रहेंगे तो हो जाएगा। दो एल्युमिनियम ने क्या पकड़ा, तीनों। तो अगर एक एल्युमिनियम होता तो क्या पकड़ता, 3/2 हो। कह रहे हैं एक एल्युमिनियम पे क्यों आ गए, क्योंकि इन्फेक्टर डिफाइन किस पे, बातें मैंने कहा ध्यान सुना करिए। तब आपको लगता है बड़ी आसान आसान बातें बोल रहा है ये आदमी, एक सवाल देंगे कहानी फिर वहीं पहुंच जाएगी। इसे सुनते रहा करिए ध्यान से। तो एन फैक्टर डिफाइन होता है किस पे, बार बार मैंने बोला, हमेशा एक एंटिटी पे। तो एक एंटिटी के पास हम चले गए, एक एल ने कितने पकड़े, 3/2। अब आपको लग रहा है ऑक्सीजन पकड़ रहा है तो हमें तो एच देखने होते हैं, मोनोवेलेंट तो एच है अपना रेफरेंस, तो एच तो ये पकड़ नहीं रहा। तो क्या हुआ कि एल ने एच नहीं पकड़ा, कभी ओ ने तो एच को पकड़ा है। अरे ठीक है क्या, तो देखिए खेल देखिए कैसे आगे बढ़ रहा है। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने ओ को एच को पकड़वा दिया, देखो। अब अगर आप ओ पकड़ते हैं तो इनडायरेक्टली आप एच ही तो पकड़ रहे हैं। बताओ ए को पकड़ने का कितने एच पकड़ना, एक ओ होता तो कितने एच पकड़ता, 2 एच। तो अगर आपने 3/2 ओ पकड़े तो क्या आप मौका पड़ने पे इसके डबल एच पकड़ सकते हैं, क्योंकि ए को कितने एच पकड़ता है, 2। तो यानी कि आपने इनडायरेक्टली कितने एच पकड़े, 3। और एक एल ने जितने एच पकड़े वही उसका एन फैक्टर है। तो एन फैक्टर कितना हो गया एल्युमिनियम का, 3। खींचे, इक्विवेलेंट वेट बताओ, मोलर मास कितना, 27। एन फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट 9। खींचते जाए, बात समझ में आ गई। तो अब आप किसी एटम का एन फैक्टर निकाल लेंगे, आयन पे आ जाओ। ठीक है, एन फैक्टर ऑफ आयन, एन फैक्टर ऑफ आयन होता है द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। जितना भी उसके ऊपर चार्ज है वो देख लें। सबके एन फैक्टर निकालने के अपने अलग अलग तरीके हैं, एटम का अलग तरीका है, आयन का अलग है, एसिड का अलग, बेस का अलग, सॉल्ट का अलग। तो आयन का तरीका क्या है, क्या देखना है आपको, चार्ज, कितना चार्ज प्रेजेंट है वो देख लीजिए, उससे आपको आंसर मिल जाएगा। चार्ज जब आप देखने जाएंगे तो एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन मिला, नाइट्राइड, ऑक्साइड, अमोनियम, सल्फेट, कार्बोनेट। बताओ इनके एन फैक्टर कितने कितने लिखोगे। हाँ भाई इसका कितना, -3, 3 माइनस क्यों नहीं, एन फैक्टर विल बी ऑलवेज, इसीलिए सब पहले बताया जा चुका है। बताओ इसका एन फैक्टर बोलो, +2, +1, +2, +2। कहीं पे भी निगेटिव में नहीं लिखना कुछ भी, खींचते जाओ। तो आयन का भी एन फैक्टर निकाल लेंगे, आसान है, कर सकते हैं। बताइए इक्विवेलेंट वेट निकालना हो इनका किसी का तो कैसे निकालोगे, ऑक्साइड का पूछ लिया, इक्विवेलेंट वेट बताओ कैसे निकालोगे, मोलर मास 16, एन फैक्टर, आंसर। सल्फेट का पूछ लिया मान लो, मोलर मास, हाँ? ओहो, बताओ। एक तो एटॉमिक वेट थोड़े थोड़े पढ़ लो मेरे दोस्त, जीवन में कब तक लोगों से पूछते रहोगे। सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, 16 इंटू 4 64, 64 और 32 कितना 96। H2SO4 का याद है आपको 98, 2H निकाल दो उसमें से कितना बचा, 96/2। खींचे, कर लेंगे। कार्बोनेट का निकाल लेंगे, बताओ। कार्बोनेट का पूछ लिया तो मोलर मास कितना, कार्बन 12, ऑक्सीजन 48, 16 इंटू 3 48 12 60, 60/2 कितना आ गया। ये सब आगे काम आएगी चीजें। क्लोराइड का बता दो, मोलर मास 35.5, एन फैक्टर, खींच तुझे। ही डालेंगे एन फैक्टर ऑफ एसिड, आसान आसान बातें, इसमें कोई बहुत ज्यादा रुकने की जगह नहीं है। कठिन बातों में थोड़ा हम लोग गियर डाउन करेंगे, अभी थोड़ा खींचते जाइए। एन फैक्टर ऑफ एसिड, चले, टाइम हो गया क्या, अभी 40 सेकंड बाकी है, जल्दी में आता नहीं।
नंबर ऑफ रिमूवेबल प्रोटॉन क्या देखने हैं आपको, कितने H प्लस दे सकता है, वो क्या होता है, एसिड का इन्फेक्टर होता है। कितने H प्लस दे सकता है, मतलब वो H में ऐसी क्या खास बात होती है जो H प्लस बन जाते हैं, वो H बचपन में कैसे रहे होते हैं, एसिडिक H, एसिडिक हाइड्रोजन। ये एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है, ऐसा हाइड्रोजन जो डायरेक्टली किससे कंबाइन हो, किसी ऐसे एलिमेंट से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर आप हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव व्यक्ति के साथ बॉन्ड बना के बैठे हैं, आप कौन, हाइड्रोजन। जैसे कि उदाहरण के तौर पे क्लोरीन ले सकते हैं, आप क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के बैठे हैं डायरेक्ट, तो बताइए बॉन्ड जब टूटेगा तो H के ऊपर क्या कैरेक्टर आएगा, ये क्लोरीन घसीट लेगा उसकी चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है काफी है, और इस पे कौन सा आएगा, तो H क्या बन के निकल जाएगा, H प्लस। तो ऐसे H बड़े होके क्या बन सकते हैं, H प्लस। इनको क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। किससे जुड़े होते हैं ये लोग, डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं, किसके साथ, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे HCl, नाइट्रोजन, ठीक है, क्लोरीन के साथ जोड़ लो, नाइट्रोजन के साथ जोड़ लो, तो मामला बन जाएगा। हाँ, ऑक्सीजन के साथ, सॉरी। तो जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ये सब लोग काफी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सीरीज भी आपको पढ़ाई जाती है। कहां पढ़ाई जाती है, आपने पाउलिंग स्केल पढ़ी है, कभी मिल्किन स्केल पढ़ी है, तो उसमें पूरा ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा कौन होता है, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, क्लोरीन, फिर नाइट्रोजन। तो ऐसे ऑर्डर चलता जाता है, उनके सबके अपने डेटा भी होते हैं, वो सब काम इनऑर्गेनिक वालों का। चलिए नेक्स्ट में मिलते हैं इसके आगे, टाइम हो गया। नमस्कार। जितना पढ़ाएगा उसको रिवाइज करके आइए, और ऐसा कहना मेरा फर्ज है, हर बार ही कहता हूं मैं तो। किसी कुछ पूछना हो डाउट क्लास के बाद।